हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि मैंने एक बुक आती है महावीर पब्लिकेशन की, सभी जानते हैं। तो उस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट भी करवाया हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन लगा सकते हैं जिसमें आपको एमपीजी के पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो जैसे एमपीपीएससी हो गया, एमपीएसआई, ठीक है, एमपी कांस्टेबल, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें एमपीजी के पूछा ही जाता है उन सभी के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपको आंसर ज़रूर करना है कमेंट करके। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 4, 6, 5 और 7। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे ये 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नवपाषाण युग में उपकरणों को 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये 5 भाग हैं। उत्तरी समूह, ठीक है, उत्तरी समूह, इसके अलावा दक्षिणी समूह और पूर्वी समूह, मध्य समूह और जो लास्ट है पूर्वी मध्य समूह। ठीक है, पूर्वी मध्य समूह। तो पूर्वी मध्य समूह की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में जो पाए जाने वाले उपकरण हैं वो मध्य समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारत में कितने राज्यों में शैलाश्रय हैं, ठीक है, भारत में कितने राज्यों में शैलाश्रय हैं या पाए जाते हैं, तो ये एमपी और यूपी, ठीक है, एमपी और यूपी में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टि से भीमबेटका की गुफाएं कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ऑप्शन है सतपुड़ा श्रृंखला, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला और बीजावर श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अगर हम भीमबेटका की बात करें तो इसमें 600 शैल चित्र है। ठीक है, 600 शैलचित्र समूह हैं। अगर और इसकी बात करें तो भीमबेटका की खोज 1957-58, ठीक है, 57-58 में विष्णु श्रीधर पाकड़कर ने की थी। ठीक है, तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और अगर हम भीमबेटका की बात करें तो ये रायसेन ज़िले में है। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें तो भीमबेटका का नामकरण या नाम कैसे, भीमबेटका कैसे पड़ा, तो ये जो पांडुपुत्र भीम थे उनके नाम पर इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ठीक है, अगर हम भीमबेटका की बात करें तो 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भीमबेटका को राष्ट्रीय पुरातत्व स्थल घोषित किया था। ठीक है, पुरातत्व स्थल घोषित किया था 1990 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 2003 में। ठीक है, 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था भीमबेटका को। ठीक
ठीक है। इसके अलावा अगर हम पचमढ़ी की बात करें, पचमढ़ी, तो इसकी खोज की थी फॉरसेट ने, ठीक है। फॉरसेट ने इसकी खोज की थी पचमढ़ी की। और इसके अलावा अगर हम भैरव स्तूप की बात करें तो इसकी खोज ये भैरव जो है सतना में है और इसकी खोज अलेक्जेंडर कलिंगम ने की थी, ठीक है। अगर हम जबलपुर उच्च न्यायालय के वास्तुकार की बात करें तो ये थे हेनरी इरविन, ठीक है। हेनरी इरविन ने जबलपुर उच्च न्यायालय के वास्तुकार थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद और खरगोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायसेन इसका राइट आंसर है। और जो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं ये भीमबेटका से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है पाटनी गांव, वहाँ उसी के समीप में ये गुफाएं हैं, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं पाटनी गांव के समीप, ठीक है। भीमबेटका से 80 किलोमीटर दूर। इसके अलावा अगर हम इसकी खोज की बात करें तो 2008 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। 2008 में इसकी खोज की थी विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन का है, वहाँ की पुरातत्विक टीम ने इसकी खोज की थी। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर हम आदमगढ़ की बात करें, आदमगढ़ होशंगाबाद, ठीक है, ये होशंगाबाद में है आदमगढ़। इसकी खोज 1960-61 में की थी, ठीक है, 60-61 में इसकी खोज की गई थी आर.वी. जोशी और M.D. खरे, ठीक है। इन दोनों के निर्देशन में इसकी खोज आदमगढ़ की खोज की थी, ठीक है, आदमगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर H.D. सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु सभ्यता की खोज की, ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज की। तो ऑप्शन है नर्मदा घाटी, नबदा टोली, ठीक है, नागदा और कायथा, एरंड, भरोत, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है नर्मदा घाटी और नबदा टोली, ठीक है। यहाँ से इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। याद रखना है कि इसमें नहीं है पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें दिया है पुरातात्विक स्थल और उसके जिले, तो आपको बताना है। इसमें हमारा फर्स्ट है आगरा मंदसौर जिले में है, ये राइट है, ठीक है। इसके बाद एरंड सागर जिले में है, ये भी सही है। अगर इसमें पूछा जाता है तहसील, ठीक है, तो ये बीना तहसील के अंतर्गत आता है, बीना तहसील के अंतर्गत आता है एरंड, ठीक है। इसके बाद है नबदा टोली, होशंगाबाद जिला। तो ये सभी जानते हैं कि जो नबदा टोली है होशंगाबाद जिले में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम नबदा टोली की बात करें तो ये आता है पश्चिमी निवाड़ में, ठीक है, पश्चिमी निवाड़ जो है उसके अंतर्गत आता है और ये जो है खरगोन जिले में स्थित है, खरगोन जिले में के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें मनोटी, तो ये मंदसौर जिले में, ये भी सही है। इसके बाद अगर हम महादेव पिपरिया की बात करें, महादेव पिपरिया, ठीक है, तो ये जो है नरसिंहपुर जिले में आता है, ठीक है, नरसिंहपुर जिले में आता है।
अगर मैं बात करूं आगरा की, तो यहाँ से मिट्टी के खिलौने, शंख की बनी हुई जो चूड़ियाँ, ठीक है, और हाथी दांत की बनी हुई मातृ देवी की आकृति प्राप्त हुई है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर था वो है नबदा टोली, ठीक है। नबदा टोली गलत है, ये खरगोन जिले में आता है, ना कि होशंगाबाद जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल काय था, ठीक है, काय था। काय था, ठीक है। काय था किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, रायसेन, मंदसौर, होशंगाबाद। तो इसका आपको आंसर देना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन जिले में ये आता है काय था, ठीक है, काय था। इसके बाद अगर मैं काय था की बात करूं, तो ये काय था ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। संबंधित है, ठीक है। अगर मैं कायथा की बात करूं, तो ये कायथा जो है इसका पहले नाम था कपिथला, ठीक है। कायथा इसका जो पूर्ववर्ती नाम है वो कपिथला था, ठीक है। अगर कायथा की बात करूँ, तो कायथा प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्री बारहमेहर थे उनकी जन्मस्थल भी थी, ठीक है। बारहमेहर जो थे, खगोल शास्त्री बारहमेहर जी जो थे उनकी जन्मस्थली है, ठीक है। कायथा से 2 ताम्र कुल्हाड़ी और एक चमकता हुआ पत्थर जो है उसकी लघुपाषाण औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्या? ताम्र कुल्हाड़ी और चकमक, ठीक है, पत्थर, ठीक है। पत्थर यहाँ से जो कि लघु पाषाण काल के हैं औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लघु पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ी और पत्थर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं कायथा की बात करूं, तो इसकी खोज जो है 1965 में 1965-66 में डॉक्टर BS बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। BS बाकड़कर, ठीक है, इसकी खोज की थी कायथा की। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कायथा नाम किसने दिया, ठीक है। तो कायथा नाम किसने दिया? तो ये जो है 1965-66 में जब इसकी खोज की गई थी, ठीक है, BS बाकड़कर द्वारा, तो इन्होंने इसको कायथा सभ्यता का नाम दिया था, ठीक है। कायथा सभ्यता का नाम दिया था, तो ये आपको याद रखना है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकसेल्ट्रा इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किस पुरातात्विक शास्त्री ने किया, ठीक है। इसमें ऑप्शन है BS बाकड़कर, अलेक्जेंडर कलिंगम, रॉबर्ट बूम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है BS बाकड़कर, ठीक है। इन्होंने रॉकसेल्ट्रा इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किया था। अगर मैं BS बाकड़कर की बात करूं, तो
इनका जन्म नीमच में हुआ था, ठीक है। नीमच में 1919 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु जो है सिंगापुर में हुई थी, सिंगापुर, और ये 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। इन BS वाकड़कर का संबंध नीमच ज़िले से था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी एवं कंकड़ टेकरी स्थित है। ऑप्शन है उज्जैन, धार, रतलाम, देवास, ठीक है। तो ये जो वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी और कंकड़ टेकरी जो है उज्जैन में स्थित है, ठीक है। ये उज्जैन में स्थित है। और अगर मैं इस टेकरी की बात करूं, ठीक है, वैश्य टेकरी की बात करूं तो ये इसका निर्माण मौर्य काल में जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, सम्राट अशोक थे, उनके शासन काल में एक वैश्यपुत्री, ठीक है, वैश्यपुत्री सृष्टिदीता, ठीक है, सृष्टिदीता द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अगर मैं विसनगर की बात करूं, विसनगर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो विसनगर है ये विदिशा जिले में स्थित है, विदिशा जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो उत्खनन करता है वो है H.H. लेक, ठीक है। H.H. लेक ने इसका उत्खनन किया था 1910 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि वाकड़कर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। वाकड़कर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, और ये जो है पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा संग्रहालय है, तो ये वाकड़कर संग्रहालय है, ठीक है। और इसके जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो इसमें ऑप्शन है धार, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ठीक है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है, वाकड़कर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है उज्जैन, ठीक है, ये उज्जैन में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को रेवा नाम दिया गया है, ठीक है। कौन से वेद में, किस वेद में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा जो है, ठीक है, जीवन रेखा नर्मदा नदी को रेवा नाम दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में नर्मदा को रेवा नाम दिया गया है, ठीक है। अगर मैं ऋग्वेद की नर्मदा की बात करूं तो इनका जो रेवा नाम है पुरुकुत्स से विवाह होने के बाद इनका नाम रेवा पड़ा, ठीक है। पुरुकुत्स से इनका विवाह हुआ था और इसके बाद ही इनका नाम रेवा पड़ा। तो ये इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकीय संग्रहालय, ठीक है, एडवर्ड म्यूजियम की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एडवर्ड म्यूजियम, ठीक है, एडवर्ड म्यूजियम को ही शासकीय संग्रहालय कहते हैं और शासकीय संग्रहालय को ही एडवर्ड म्यूजियम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यदि आपको एडवर्ड म्यूजियम की जगह पे शासकीय संग्रहालय पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि ये एडवर्ड म्यूजियम ही है, और यदि आपको एडवर्ड म्यूजियम पूछ लिया जाता है तो ये शासकीय संग्रहालय भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसमें पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1887 में इसकी स्थापना हुई थी,
और अगर हम बात करें 1964 में, तो 1964 में एमपी शासन द्वारा इसे अधिकृत कर लिया गया था। ठीक है, अपने अधीन कर लिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसे अधिकृत कर लिया गया था। और कब किया गया था? 1964 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन एवं पेंटिंग्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, स्टोन एवं पेंटिंग्स इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्लूम, अलेक्जेंडर कलिंगम, बीएस बाकड़कर, हेनरी इरविन। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है और इसका जो राइट आंसर है वो है बीएस बाकड़कर। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में उल्लिखित कारुष देश वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, इसमें कारुष देश के बारे में पूछा गया है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, मालवा क्षेत्र और निवाड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र जो है उसको कारुष देश भी कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में ये बघेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, वैदिक काल में मनु जो थे उनके पुत्र थे कारुष। ठीक है, कारुष, तो ये जो कारुष वंश के इन्होंने कारुष वंश के रूप में कारुष देश की स्थापना की थी और ये वर्तमान में बघेलखंड क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व के मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी से पूर्व के मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन है वेद, पुराण, महाकाव्य, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, वेद, पुराण, महाकाव्य, इन सभी से हमें 6ठी शताब्दी के पूर्व के जो मध्य प्रदेश का इतिहास था उसको जानने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेद, पुराण, महाकाव्य और इसके अलावा जो जनश्रुति थी, ठीक है, जनश्रुतियाँ जो थी जनश्रुति, ठीक है, इनसे भी हमें पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व जो मध्य प्रदेश का इतिहास था उससे जानने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश के राजा ययाति ने साम्राज्य विस्तार के रूप में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर शासन किया था? ठीक है, कौन से क्षेत्र पर शासन किया था? तो इसका ऑप्शन है मालवा, बघेलखंड, ए और बी दोनों, सिर्फ ए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। और अगर मैं चंद्रवंश राजा ययाति की बात करूं तो ये अयोध्या के ययाति, ठीक है, अयोध्या के ययाति जो राजा थे 3000 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है, इनका टाइम पीरियड था। और ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश में मालवा, ठीक है, मालवा, और अगर मालवा के अलावा मैं बात करूं तो बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन सभी पे
इन्होंने शासन किया था। तो इसका सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों। ठीक है, इन्होंने मालवा और बघेलखंड पर शासन किया था। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो इन्होंने बुंदेलखंड पर भी शासन किया था, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड पर भी शासन किया था। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं ये राजा ययाति की बात करूं तो इनके पुत्र 5 संतान थी। ठीक है, 5 संतान थी, जिसमें यदु थे, यदु, तुर्बुश, ठीक है, अनु और पुरु। ठीक है, ये इनके पुत्र थे। अगर मैं यदु की बात करूं, ठीक है, यदु की बात करूं तो इनको जो चंबल है, ठीक है, चंबल क्षेत्र है, इसके अलावा जो चंबल क्षेत्र, बेत्रवती, जिसे हम बेतवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, चंबल, बेत्रवती, बेतवा एवं सुक्तिमती, जो केन का संचित्र प्रदेश है, इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इनको कौन कौन सा क्षेत्र मिला था? चंबल, बेतवा और सुक्तिमती, जो केन, ठीक है, सुक्तिमती मीन्स केन का जो संचित क्षेत्र है वो इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो, ठीक है, इनको रीवा, प्रोबोस जो थे उनको रीवा का जो समीपवर्ती क्षेत्र था, ठीक है, बघेलखंड, इनको प्रदान किया गया था। तो ये आपको याद रखना है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।